हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। यानी कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे पार्ट को देखा था कि उसमें दिया गया था कि कौन से गैर संवैधानिक निकाय यानी कि संस्था और कौन से संवैधानिक संस्था है। वो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्ले लिस्ट के में डाल दिया गया, द उमंग प्लेटफॉर्म के प्ले लिस्ट में उसको डाल दिया गया। आप उसको जाकर के उसमें देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि निर्वाचन आयोग के बारे में। यानी कि निर्वाचन आयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी पहले बता देते हैं। जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। यानी कि संवैधानिक कहने का मतलब कि इसका जो चर्चा हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, और गैर संवैधानिक कहने का मतलब उस संस्था का भारतीय संविधान में कहीं पर भी जिक्र यानी कि चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो निर्वाचन आयोग है ये आपका एक संवैधानिक यानी कि भारतीय संविधान में इसका चर्चा किया गया है, इसको देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे दो भागों में हमने व्हाइट बोर्ड को बांट दिया है। सबसे पहला भाग देखेंगे, इन नंबर में क्या दिया गया है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग क्या है, यह एक आपका स्वतंत्र निकाय है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित सारा क्वेश्चन देख लेंगे, और लास्ट में हम लोग जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके अंतिम में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका यह क्या है, स्वतंत्र निकाय यानी कि स्वतंत्र संस्था है। उसके बाद आता है क्या कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसका गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? तो भारत में जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है, जो राष्ट्रपति का या लोकसभा का, इसके लिए इसका निर्वाचन करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था आपका? इसका गठन आपका किया गया था कि 24 जनवरी 1950 को इसका निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था आपका? तो 24 जनवरी 1950 का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद चलते हैं, इसका चर्चा कहाँ किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में इस निर्वाचन आयोग का चर्चा कहाँ किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका चर्चा किया गया है। कहाँ क्या है? तो आपका अनुच्छेद 324 से लेकर के आपका अनुच्छेद 329 तक इस निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। उसके बाद डी नंबर में देखते हैं क्या है कि राज्य और केंद्र के लिए दोनों के लिए समान है। ठीक है, यानी कि जिस तरह सेंट्रल यानी केंद्र में लोकसभा का चुनाव कराती है, उसी तरह राज्य में भी क्या करता है, विधानसभा का चुनाव कराता है। इसलिए ये जो निर्वाचन आयोग है ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए ये समान है, इसका वैल्यू जो है वो समान है। उसके बाद देखते हैं यह क्या करता है, आपका संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की क्या चुनाव कराता है। क्या करता है आपका? चुनाव कराता है। देखिए, ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए ये जिम्मेदारी इसको दिया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी क्या है? तो आपका लोकसभा का, राज्य विधानसभा का, राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, जितने भी बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं उन लोगों का चुनाव करने की जिम्मेदारी किसके पास दिया गया है? तो आपका तो निर्वाचन आयोग के पास दिया गया। उसके बाद चलते हैं, एक नोट में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे राज्य में यानी कि जो हमारे 28 राज्य हैं उसमें जो पंचायत और नगर निकाय का जो चुनाव होता है उसमें इस निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ विधानसभा में रहता है, लेकिन पंचायती चुनाव और नगर निकाय यानी जो नगर निगम का चुनाव होता है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। इसके लिए एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। देखिए, राज्यों में होने वाले पंचायती चुनाव या निगम चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसके लिए एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, आपका अनुच्छेद 324 में क्या क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका ये निर्वाचन आयोग होता है इसमें कितने आयुक्त होते हैं, यानी कितने मेंबर होते हैं। तो आपका टोटल इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल कितने होते हैं आपका? भैया आपके 3 होते हैं, यानी कि 1+2, यानी कि एक होते हैं आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 इसमें होते हैं मेंबर, जिसमें सभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वर्तमान में आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, आपका राजीव कुमार है। क्या नाम है उनका?
तो राजीव कुमार है, और अन्य दो की अगर चर्चा किया गया है जिसमें से आपका एक हो जाते हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हो जाते हैं सुखवीर संधू। ये आपको करंट अफेयर्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला आपका मुख्य अगर पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है, तो आप बता सकते हैं कि राजीव कुमार है। अगर अन्य मेंबर में पूछा जाएगा यानी कि अन्य दो के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसमें पहले हो जाते हैं आपका ज्ञानेश कुमार और दूसरे हो जाते हैं आपका सुखवीर संधू। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है दूसरा नंबर में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए कि अन्य दो की नियुक्ति के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं यानी कि जो अन्य दो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति के समय, नियुक्ति यानी कि उनके निर्वाचन के समय जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो निर्वाचन आयोग के क्या होते हैं उस समय अध्यक्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं आपका निर्वाचन आयोग के आपका अध्यक्ष के रूप में वो काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर, इन लोगों को यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या अन्य दो मेंबर होते हैं यानी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन लोगों का जो आपका सेवा होता है यानी सेवा होता है कार्यकाल, उसका शर्त होता है या पदावधि होता है, वो कौन तय करता है। ये भी तो पूछ सकता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछ देगा आपसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आपका पदावधि या सेवा कौन तय करता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट, उनके द्वारा यह तय किया जाता है, यानी कि वही निर्धारित करेंगे कि इनका कार्यकाल कितना है, इनका वेतन कितना रहेगा या इनका शर्त क्या क्या रहेगा, इनका पद में कौन सी गरिमा रहेगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए नोट में क्या दिया गया है, नोट में ये दिया गया है, सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका गठन हम आपको बता दें कि इसका गठन आपको देखिए यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। उस समय इसमें टोटल कितने मेंबर थे यानी कि ये जो था आपको इसमें कितने सदस्य थे आप इसको बोल सकते हैं। उस समय एक थे यानी कि अन्य दो की चर्चा उस समय नहीं किया गया था। जब 24 जनवरी 1950 का इसका गठन किया गया उस समय एक सदस्य यानी कि सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही उस समय होते थे, ठीक है। 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था, ये एक सदस्यीय था। क्या था भैया आपका, एक सदस्यीय था, यानी कि उस समय केवल एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। आप उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कुछ भी बोल सकते थे। यानी कि 24 जनवरी 50 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक यह क्या था, एक सदस्यीय था, सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए चलते हैं, ये 2 नंबर छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए 15 अक्टूबर तक तो ये 89 तक एक ही था। तो 16 अक्टूबर 1989 के बाद क्या किया गया, इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। क्या, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है। यानी कि 16 अक्टूबर 89 से इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया, यानी कि 1+2 कर दिया गया। उसके बाद देखिए फिर यानी 16 अक्टूबर 89 तक तो ये 3 सदस्यीय था। फिर 1990 में इसको क्या कर दिया गया, 2 को समाप्त करके पुनः इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया, ठीक है। यानी कि 1990 में फिर 2 को समाप्त कर इसको क्या कर दिया गया, 1 सदस्यीय बना दिया गया था। अब देखिए क्या हुआ, फिर 1993 यानी कि फिर 3 साल के बाद क्या किया गया, 1993 से फिर इसको 3 सदस्य यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, यानी कि टोटल 3 सदस्य बना दिया गया। जिसका वर्तमान स्वरूप अभी भी यानी कि जो 1993 से चल रहा है अभी तक, यानी 2024 तक का सिलसिला अभी तक ये जारी है। यानी कि निर्वाचन जो आयोग है उसमें कितने मेंबर है, 3, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य होंगे। तो क्या क्या हमने बताया, देखिए 24 जनवरी 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक 1 सदस्य था। फिर 1990 में इसको क्या क्या कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिया गया। 1990 में 2 को समाप्त कर 1 कर दिया गया था। फिर 1993 में आपका 3 सदस्य बना दिया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप अभी भी चल रहा है। उसके बाद देखिए जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 1989 में किया गया था। कब किया गया था, आपका एग्जाम में अक्सर ये पूछता भी है कि 61वां जो अमेंडमेंट था यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। इसमें किया गया था, इसमें आपका 21 वर्ष की आयु को हटा करके, यानी कि जो हम लोग वोट देने के लिए मताधिकार करने के लिए जाते हैं उसमें पहले आपका 21 वर्ष था, इसको घटा करके क्या कर दिया गया था, इसको 18 वर्ष किया गया था। यानी 21 से घटा करके इसको 21 वर्ष से घटा करके इसको कितना वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष इंटरचेंज 18 वर्ष। यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार करने की आयु 21 वर्ष को घटा करके क्या किया गया था, आपका 18 वर्ष किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ छठा नंबर में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्त के पास समान शक्ति होती है। यानी कि जितना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास शक्ति रहेगी उतना अन्य 2 यानी जितना आपका राजीव कुमार के पास शक्ति रहेगा उतना आपका गणेश कुमार और सुखवीर संधू के पास भी शक्ति रहेगा। सिर्फ ये आपका मेन जो सिग्नेचर होता है ये आपका राजीव कुमार करेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, इनका वेतन जो होता है यानी कि इनका वेतन यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्तों का वेतन कितना होता है, जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश तो केवल एक ही होंगे, लेकिन अन्य जो 30 होंगे उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर इनका वेतन होता है, ठीक है। कितना होता है आपका 2.5 लाख, 2,50,000 इनका वेतन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए कार्यकाल दिया हुआ है। कार्यकाल में क्या होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाता है, जो पहले पूरा हो जाए। यानी कि अगर आपका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए फिर भी आप रिटायर कर सकते हैं, या अगर आपका उम्र 65 वर्ष हो चुका है फिर भी आप रिटायर कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से जो सबसे पहले पूरा हो जाए वो आपको रिटायर होना ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, इनका कार्य के बारे में और रिटायरमेंट, ये इनका कार्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए अब हम लोग रिटायरमेंट देखेंगे कि इन लोगों का रिटायरमेंट कैसे होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय यानी जिस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट के जज यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इन लोगों को भी हटाया जाता है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं, चर्चा नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इनको भी इनके पद से हटाया जाता है, ठीक है। यानी किस प्रकार हटाया जाता है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों यानी कि दोनों सदनों को कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चर्चा किया गया, ठीक है। यानी कि दोनों सदनों को कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों यहाँ पे आएगा, ठीक। यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करके, यानी कि नॉर्मल नहीं, यानी 2/3 पारित करके, 2/3 बहुमत, यानी विशेष का मतलब ही होता है 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत पारित करके किसके द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा विशेष बहुमत पारित करके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, और ठीक उसी प्रकार निर्वाचन आयोग के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है क्या, इनकी पदावधि का संविधान में कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया, यानी कि इनके पद कब है, कितने वर्ष का है, कब हटाया जाएगा, इसका चर्चा भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि इनकी पदावधि जो है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। उसके बाद आता है क्या, रिटायरमेंट के बाद इनकी दूसरी नियुक्ति की भी चर्चा नहीं किया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने पद से रिटायरमेंट हो जाते हैं, फिर उनको वहां से हटा करके कहाँ पे दूसरे विभाग में डाल दिया जाता है। जिस प्रकार मान लीजिए जो यूपीएससी के जितने भी जो मेंबर होते हैं वो अगर वहां से वो हट जाते हैं यानी कि रिटायर हो जाते हैं, तो उनको पुनः कहाँ पे किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका निर्वाचन आयोग जो है अधिकारी होते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद दूसरी नियुक्ति पर क्या रोक लगाई गई है। ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, आपका दूसरी नियुक्ति पर उनकी रोक लगाई गई है। उसके बाद आता है इनका कार्य भैया क्या क्या है, यानी कि मुख्य निर्वाचन यानी मुख्य है, ये जो टोटल निर्वाचन आयोग है इसका कार्य क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग के आधार को निर्धारित करना, यानी कि वैसे, यानी परिसीमन आयोग का मतलब सबसे पहले क्या होता है, तो परिसीमन आयोग का मतलब आपका होता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी क्षेत्र में सीटों का घटाना और बढ़ाना, ये किसका काम है आपका, उसी को परिसीमन आयोग बोल देंगे। यानी कि किस क्षेत्र में आपको किसी लोकसभा की सीटों की संख्या 10 दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर उसको देना है या उसको घटाना है, यही आपका परिसीमन आयोग कहलाता है, ठीक है।
तो क्या होता है, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग यानी कि जगह को निर्धारित करना किसका काम है आपका भैया, आपका निर्वाचन आयोग का काम है। उसके बाद चलते हैं, देखिए दूसरा में क्या होता है कि समय समय पर निर्वाचन नियमावली और निर्वाचन नियमावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, यानी कि समय समय पर, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, उनका क्या करना आपका, तो निर्वाचन नामावली तैयार करना और जितने भी योग्य मतदाता हैं, यानी कि जितने भी आयु जो है एक 18 वर्ष से जिन व्यक्तियों की आयु ऊपर हो गई है उनको योग्य मतदाता बोला जाएगा, उनको पंजीकृत करना, यानी कि उनको क्या करना, पंजीकृत करना। ठीक है, उसके बाद आता है सी नंबर में क्या है कि निर्वाचन की तिथि और समय निर्धारित करना, यानी कि निर्वाचन, यानी कि वो तो पता है कि प्रत्येक 5 साल के बाद निर्वाचन होता है, यानी कि कब होगा उसका तिथि भाई एक डेट फिक्स कीजिएगा ना, तो आपका डेट फिक्स कौन करेगा, तो आपका निर्वाचन आयोग ही करेगा। उसके बाद आता है क्या कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह देना, ये भी किसका काम है, आपका निर्वाचन आयोग का ही काम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यानी कौन सा राष्ट्रीय दल है और कौन सा नन राष्ट्रीय दल है, और चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है ई नंबर में कि हुए विवादों में न्यायालय की तरह काम करना। मान लीजिए लोकसभा का, मान लीजिए कोई अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई, तो उसको क्या करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट की तरह ही अपने आप को मजबूत रखेगा और न्यायालय की तरह ही अपने आप को काम करेगा। उसके बाद आता है आचार संहिता लागू करना। फिर गलत होने पर मान लीजिए कोई भी चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, यानी चुनाव हो गया फिर उसमें कमियां पाई गई, तो वो चुनाव को क्या करता है, क्या कर सकता है, रद्द भी ये कर सकता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट के लिए खत्म कर सकता है, यानी गलत होने पर निर्वाचन को रद्द कर सकता है। उसके बाद आता है क्या कि जिला स्तर, वैसे तो आपको पता है कि जितने भी चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को या कोई भी चुनाव हो, उसमें आपका अधिकारी कौन होता है, आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। लेकिन जो हमारा जिला स्तर पर जो चुनाव होता है, यानी जिला स्तर पर कहने का मतलब जिला परिषद हो गया या आपका पंचायत के चुनाव होगा या नगर निकाय के चुनाव है, उसमें क्या होता है, उसमें जो मुख्य चुनाव अधिकारी होगा वो आपका जिला का कलेक्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है उसमें आपका जिला का कलेक्टर, यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोला जाता है, IAS। ठीक है, कौन सा होता है आपका जिला का निर्वाचन अधिकारी, कौन होता है, आपका कलेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, आपको देखिए नोट में आपको क्या दिया हो गया कि अभी तक भारत में कितनी बार परिसीमन लगा है, यानी परिसीमन आया है। परिसीमन यानी कि सीटों की संख्या बढ़ाई गई है या घटाई गई है। भारत में अभी तक 4 बार ऐसा हो चुका है। कब आपका सबसे पहले 1952 में हुआ था, उसके बाद 1962 में आया था, फिर उसके बाद 1992 में आया था, फिर उसके बाद 2002 में। ठीक है, कब आया था आपका, पहले आपका 1952 में आया था परिसीमन आयोग, फिर 1962 में आया था, फिर 1992 में आया था, फिर उसके बाद 2002 में आया था। अब नेक्स्ट जो परिसीमन आयोग आने वाला है वो आपका कब आएगा, 2026 में आएगा। कब आएगा आपका, 2026 में। इसमें क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या होगा, घटाई या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, यही परिसीमन आयोग का काम होता है, कार्य होता है। तो यही आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित आपका जितने भी क्वेश्चन थे हमने बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।